अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग एक बुक के पहले चैप्टर को देखते हैं कि के अज़ीज़ का बुक के द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान स्टडी इन नेशनलिज्म, ये बुक है। तो इसका पहले चैप्टर और इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन में कुछ फैक्टर हैं, उसको बयान करते हैं। तो के अज़ीज़ इस बुक में सबसे ज़्यादा जो फोकस करता है वो नेशनलिज्म के ऊपर फोकस करते हैं और नेशन को डिफाइन करता है कि नेशन का मतलब क्या है और नेशनलिस्ट कैसे कहते हैं और नेशनलिज्म क्या है। तो उसमें एक ही अजीज़ कहता है कि अब इसके इंट्रोडक्शन में है कि 13 कंडीशन होने चाहिए फॉर एक नेशन को नेशन बनाने के लिए। 13 कंडीशन बयान करता है। 13 कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन बोलता है कॉमन ग्रुप फीलिंग होना चाहिए। मतलब लोगों के अंदर एक कॉमन फीलिंग्स होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, कॉमन लव लव फॉर फेलो, मतलब अपने जो फेलो सिटीज़न है, फेलो मेंबर है, उसके लिए लव होना चाहिए। इन अ सेंस के वो बुक में ये भी मेंशन करता है कि एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से कैसे मतलब अपने फेलो को लव करता है, मतलब ब्रदरहुड के हिसाब से। ये इस तरह अक्सर इस तरह होता है कि एक स्टेट में जब लोग रहते हैं तो इतना एक दूसरे के ऊपर लव नहीं करते। जब ये फॉरेन स्टेट में मिलते हैं, जब एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी को देखता है तो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ से। ये फिर उसमें ये है कि कॉमन हॉस्टिलिटी तीसरे के बात कर रहा है। फिर जो चौथा है मेन कॉमन टेरिटरी होना चाहिए, मतलब कोई भी एक नेशन के लिए। फिर पांचवा मेंशन करता है कॉमन सॉवरेन गवर्नमेंट होना चाहिए, कॉमन मॉरल सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, मतलब एक और छठा। सातवें में बयान करता है कि कॉमन कल्चरल होना चाहिए, कल्चरल करेक्टरिस्टिक कॉमन होना चाहिए। तुम्हारा लैंग्वेज में कॉमन चीज़ों, कोई लैंग्वेज कॉमन हो कोई नेशन का, वो तब नेशन बनता है, या उसके कस्टम्स हो, सही है। फिर उसमें आठवां बयान करता है या कॉमन रिलीजन हो। ये सारे कंडीशन बयान कर रहे हैं किसी नेशन का। फिर बयान करता है या तो कॉमन हिस्ट्री हो, मतलब एक नेशन का कॉमन हिस्ट्री हो, पीछे से अगर हिस्ट्री हो कॉमन आ रहा है तो वो एक नेशन करार देता है। या तो बयान करते 10वां कॉमन करेक्टर हो, मतलब कॉमन करेक्टर ये ज्योग्राफिकली हो, सेम जगह पे हो, हिस्टोरिकली या रिलीजियस या कल्चरली किसी में भी कॉमन हो। फिर बयान करते हैं कि कॉमन प्राइड हो, सही है। फिर बयान करता है कि डिवोशंस टू द नेशन होना चाहिए। फिर लास्ट में करता है कि होप होना चाहिए, एक होप होना चाहिए नेशन का कि उसका नेशन ग्रेट बनेगा इन फ्यूचर या ऑलरेडी ग्रेट है, तो डेवलपमेंट कैसे करेगा, सही है। फिर उसमें ये 13 ये बयान करता है और इसके बाद ये कहता है कि नेशनलिज्म्स किसे कहते हैं, नेशनलिज्म को बयान करता है। कहते हैं कि नेशनलिज्म कोई भी सेंटिमेंट हो सकता है, कोई भी पॉलिसी हो सकता है, कोई भी मिथ हो सकता है, कोई भी डोगमा हो सकता है, या कोई भी डॉक्ट्राइन हो सकता है। इसमें कितने बयान किए इसने? 5। मतलब सेंटिमेंट, पॉलिसी, मिथ, डोगमा या डॉक्ट्राइन। इसमें ये 5 इसने फैक्टर बयान किए नेशनलिज्म को लेकर, सही है। फिर इसमें जब पहले चैप्टर की तरफ हम लोग जाते हैं तो पहले चैप्टर में और सब कॉन्टिनेंट इंडिया का मतलब थोड़ा हिस्ट्री बयान करता है कि हिस्ट्री में किस तरह सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम 8 सेंचुरी में आया, अ, सिंध के रूट से सब कॉन्टिनेंट के अंदर, सही है। फिर मतलब 8 सेंचुरी के अंदर आया और उसके बाद 12 सेंचुरी में किस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने मतलब एक इस्टेब्लिश्ड किया, एक मुस्लिम एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। उस एम्पायर का नाम इसने दिया स्लेव डायनेस्टी। 100 साल इस मतलब स्लेव डायनेस्टी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर रूल किया। उसके बाद आया क्या कहते हैं, उसके बाद 100 साल के बाद खिलजीज आए। खिलजीज मतलब खिलजीज ने 40 to 50 सेंचुरी रूल किया इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। खिलजीज का जो लास्ट हुक्मरान था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जिसे कहते हैं कि लोदी डायनेस्टी का और लास्ट एम्परर था, या दिल्ली सल्तनत का लास्ट एम्परर कहते हैं, जिसे जो 5026 में पानीपत की लड़ाई में हार गया था, किसके सामने? बाबर के सामने। फिर बाबर आया, मतलब बाबर और इब्राहिम लोदी का आपस में टकराव हुआ जिसमें बाबर ने जीता। फिर बाबर ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर मंगोल मुगल मुगल एम्पायर का ओ ईंटें रखे और मुगल एम्पायर बनाया, जिसने 2 सेंचुरी तक ये
5026 से लेकर 8057 तक, मतलब जंग अजीम तक इस मुग़ल एम्पायर ने वहाँ पर रूल किया इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और उसमें मुग़ल एम्पायर के जो बड़े बड़े रूलर्स हैं उनके बारे में मेंशन किया है के अजीज़ ने, कि हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। उसके बाद जो आया ब्रिटिश, ब्रिटिश आया कब? 1857 के म्यूटनी के बाद, बगावत के बाद। 1857 में बगावत हुआ, उसमें मुसलमान हार गए थे और ब्रिटिश इंडिया सब, ब्रिटिश इंडियन कंपनी क्या कहते हैं उसे, वो जीत गया था, सही है। फिर उसके बाद म्यूटिनिटी के बाद एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो मुसलमानों का रूल था, जो मुसलमानों का सुपेरियरिटी था, जो मुसलमानों का क्या कहते हैं, जो लैंग्वेज चल रहा था, पर्शियन लैंग्वेज, जो उर्दू स्क्रिप्ट चल रहा था, वो एकदम से चेंज हो गया। ब्रिटिश आया, ब्रिटिश ने किसके साथ लड़ाई किया था? मुसलमानों के साथ लड़ाई किया था। तो ब्रिटिश और मुसलमान आपस में अपोजिशन हो गए, और बीच में कौन? इंडिया, इंडियंस, हिंदू, उन लोगों ने इस टाइम का फ़ायदा उठाया, ब्रिटिश के साथ कोलेबरेट किया और क्या किया, सारे जॉब्स वगैरह उन लोगों ने ले लिए। ये तो कॉमन बात है, ये तो हिस्ट्री, नॉर्मल हिस्ट्री सबको पता है। लेकिन इसमें ये कहते हैं कि सर सैयद अहमद का क्या किरदार था, क्योंकि इस पूरे माशरे में ये चीज़ हो रहा था कि सारे मुसलमान उससे जुदा थे, ब्रिटिश से, और ब्रिटिश के रूल ऑफ गवर्नमेंट से, और इससे जुदा थे। और ब्रिटिश के दिल में भी एक किस्म का होता कि जो मुसलमान है ये हमारे अगेंस्ट है, हमारे कॉमन एनिमीज़ हैं, और इंडियंस के भी हिंदूज़ के भी कॉमन एनिमीज़ है, क्योंकि हिंदूज़ पे भी इन्होंने रूल किया है। तो सर सैयद अहमद खान का ये सर्विस बयान करते हैं कि किस तरह सर सैयद अहमद खान 1870 में पैदा हुए, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्व किया, और फिर जज बन गए। फिर 1857 में उसने एक वो लिखा, टेम्पलेट लिखा, इससे ऑन द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इंडियन रिवोल्ट का काजेज उसने बताया कि किस तरह काजेज क्या थे। इसने ब्रिटिश को भी बताया कि तुम्हारे अपने भी गलती क्या थे, तुम्हारा चेक एंड बैलेंस सही प्रॉपर मानों में नहीं था, वगैरह वगैरह। फिर इसमें ये कहते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने, एक वो बंदा था जिसने मुसलमानों को एक अलग ही, उस मुसलमान था लेकिन उसका अलग ही पर्सपेक्टिव था, अलग ही सोच था अदर मुस्लिम से। सर सैयद अहमद ख़ान बहुत, मतलब एक समझो एक दूर अंदाज इंसान था। वो मतलब ब्रिटिश के ख़िलाफ़ नहीं था, वो ब्रिटिश के अंदर रह कर ही सर्व कर रहा था अपने मुस्लिम नेशंस को, मुस्लिम भाइयों को, सही। उसका जो कुर्बानी है वो एक अलग किस्म का कुर्बानी है। मतलब लोग रिवोल्यूशन कर रहे थे, लड़ रहे थे, सिला हथियार उठा रहे थे, लेकिन क्या कहते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान है, उसका दूसरा अंदाज था, सही है। उसने फिर एक और लिखा कि एक और वर्क उसका है, काम उसने किया, द लॉयल मोहम्मदियंस ऑफ इंडिया। इसने ये इधर मेंशन किया है कि मुसलमानों के बारे में बताया है कि ई डिफेंडेड द मुस्लिम अगेंस्ट ब्रिटिश चार्ज ऑफ डिसलॉयलिटी। इसका ये एक पीस ऑफ वर्क समझो, जो मतलब क्या कहते हैं, राइटिंग के थ्रू ये किस तरह ब्रिटिश को इन्फ्लुएंस कर रहा था कि मुसलमान डिसलॉयल नहीं है, वो तुम्हारे कॉमन एनिमी नहीं है। मतलब वो क्या कहते हैं, एक जो माइंडसेट बन गया था ब्रिटिश का, और जिस तरह मुस्लिम्स इंडियंस जो हिंदूज थे वो बना रहे थे, इस चीज़ को चेंज करना चाह रहा था। क्योंकि जब भी कोई कोई तुम्हारे अगर खिलाफ होता है, तुम अगर डिफेंड नहीं करोगे अपने बात को, तो वो समझेगा कैसे कि यार तुम गलत थे या सही थे। मतलब तुम्हारा अगर प्रेजेंस ही नहीं है उसके लॉजेस में, उसके पार्लियामेंट में, उसके सिस्टम में, उसकी गवर्नमेंट में, तो वो ज़रूर तुम्हें हर टाइम गलत ही समझेगा। तो ये उसके अंदर रह रह कर वो कर रहा था, सही। एटी मतलब उस सर सैयद अहमद खान के बहुत से इक़्तिदाम है, लेकिन उसमें सर सैयद अहमद खान के 3 बड़े सर्विस इस बुक में के अजीज़ ने मेंशन किया है। कि पहला था लॉयल्टी टू द ब्रिटिश। इसका पहला मतलब सर्विस ये था, ब्रिटिश का लॉयल इन द सेंस, इसको बहुत से फतवे भी जारी किए हैं मुसलमानों के उसने। लेकिन लॉयल ब्रिटिश का इस वजह से था, इसके दूसरे ऑब्जेक्टिव्स थे। इसका ऑब्जेक्टिव्स यह था कि ब्रिटिश के अंदर रह कर ही मैंने मुसलमानों को सर्व करना है, ब्रिटिश के अंदर रह कर ही मैंने जो फॉल्स क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव्स है उसको चेंज करना है, ब्रिटिश का जो माइंडसेट बना है उसको चेंज करना है,
जो ये कहते हैं कि मुसलमान हमारे डिसलॉयल हैं, कॉमन एनिमीज़ है, इसको चेंज करना है। और दूसरा ये था, उसका ये था डिवोशन टू एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम सारा ब्रिटिश का एजुकेशन सिस्टम था और सारे मुसलमान इससे अगेंस्ट थे, इंडियन इसके साथ थे। जितना मुसलमान पीछे जा रहे थे उतना ही वैक्यूम में क्रिएट हो रहा था, और जितने भी वैकेंसीज वगैरह ये एम्प्टी जा रहे थे मुसलमानों के। तो इसने कहा कि सर सैयद अहमद कहता है कि द ओनली वे टू अचीव योर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स थ्रू एजुकेशंस और इकोनॉमिक्स। एजुकेशन हासिल करो, इकोनॉमी अपना सही करो, बिजनेस बिल्ड करो, और एजुकेशन के थ्रू क्या करो, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करो। मतलब वो एक पढ़े लिखे रास्ते की तरफ ज़्यादा वो कर अटेंड कर रहा था। फिर तीसरा जो सर सैयद का वो है ना, सर सैयद को पॉलिटिक्स से बड़ा मतलब दूरी इख्तियार करना चाहता था हर टाइम, और मुसलमानों को भी हर टाइम ये कहता था कि पॉलिटिक्स से दूर हो जाओ। पॉलिटिक्स मतलब ज़्यादा उसको पसंद नहीं था, ज़्यादा इन सेंस कि पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम, उस टाइम भी उसको समझ आ गया था। तो इसमें ये कि तो इसमें यह है कि इसमें सबसे बड़ी मज़े वाली बात ये लिखा है कि पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट था। क्योंकि पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कैसे था सर सैयद अहमद ख़ान, इसका भी मैं बताता हूँ। मतलब मुसलमान जो थे माइनॉरिटीज़ में थे, तो अगर पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन आता तो मेजोरिटीज़ का वो बात मानता। मेजोरिटीज़ जो कहते वो होता, मेजोरिटीज़ कौन थे, हिंदूज थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन आए तो जो भी रेफरेंडम होगा, रिफॉर्मेशन होगा, कोई भी लॉ बनाना होगा, फॉर्मेशन होगा, किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को मुस्लिम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकता। इसमें इसीलिए सर सैयद अहमद ख़ान पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन से बड़ा डिफरेंट और बड़ा इख्तलाफ रखते थे। इसके पीछे भी यही है कि आजकल अगर हम देखा जाए कि पाकिस्तान का जो हाल है पार्लियामेंट्री मतलब इंस्टीट्यूशन की वजह से, ये माइनॉरिटी सप्रेस हो रहे हैं, मेजोरिटीज़ जो छा रहे हैं हो रहे हैं। और इसमें ये कि जो पंजाबियों का क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर एक मोनोपोली है वो बरकरार है, क्योंकि वो मेजोरिटी में, जब तक वो माइनॉरिटीज़ मतलब जब तक कोई और पाकिस्तान के अंदर नेशन इस तरह पॉपुलेशन में ज़्यादा होगा और उस तरह उसके सीट्स ज़्यादा होंगे पार्लियामेंट के अंदर, फिर जाके कोई ऑब्जेक्टिव्स उसका अचीव होगा। सही है। और इसमें जब 85 में कांग्रेस बना तो सर सैयद अहमद ख़ान कांग्रेस के भी बड़े ख़िलाफ़ थे, कि अगर कहता था कि भाई जितने भी हो जाए ना, जो लोग कांग्रेस को एक्सेप्ट करें, ब्रिटिश करें या जो भी करें, मैं नहीं करूँगा। सही है। और ये सर सैयद अहमद का जितना भी फिर काम था, उसके बाद उसके जो शागिर्द थे उन्होंने इस चीज़ को परस्यू किया, और इस पूरे प्रोसेस को मतलब इस पूरे सर सैयद अहमद ख़ान के काम और मूवमेंट को क्या कहते हैं, अलीगढ़ मूवमेंट। थैंक यू।